ओरियंताणो सिद्धा नमो जानो लोय सब सावणो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय मार्गणा हो जीव की जो हो जे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी अनुभव करो सदी। श्री जैन सिद्धांत परिष्करण चल रहा है अपना। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मागणा का स्वरूप, जिसके अंदर अपन लोग की कहाँ पर आ गए थे अपन लोग इसके अंदर। लास्ट वाला प्रश्न है क्या हमारा, कहाँ तक आ गए थे अपन लोग। 469 हो गया था ना, 471वां चल रहा था अपना। 471 पढ़ लेते हैं, मैं समझा दिया काफ़ी, पढ़ रहा हूँ इसको बस, क्योंकि डिटेल तो बहुत हो चुकी है। मध्यलोक का विशेष स्वरूप क्या है। ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है और मध्यलोक है। तो ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, अधोलोक के अंदर नरक गति के जीव रहते हैं। ऊर्ध्वलोक जब कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि त्रस नाड़ी के अंदर जो ऊर्ध्वलोक विराजमान है उसकी बात चल रही है। ये जो ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक है ना, ये त्रस नाड़ी के अंदर है। और बाकी सब जगह लोक बराबर है। वहाँ ऊर्ध्व मध्य अधो के भेद नहीं है। ऊर्ध्व मध्य अधो के भेद त्रस नाड़ी के अंदर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि त्रस नाड़ी के अंदर ही ऊपर देवता रहते हैं, मध्य में मनुष्य रहते हैं और नीचे नारकी रहते हैं। कहाँ पर? त्रस नाड़ी के अंदर। त्रस्ताड़ी। हाँ, आप देखना कभी भी उर्दू लोग अधोलोक की बात चलती है, त्रसाणी की अपेक्षा बाकी सर्वत्र सर्वत्र निगोदिया जीव विद्यमान है। वहां पर कोई और जीव नहीं रहते, मात्र निगोदिया जीव ही वहां पर वास करते हैं। तो ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक वहां पे जरूरत भी नहीं है भेद करने की। यहाँ जरूरत इसलिए है क्योंकि बताने के लिए है कि देवगति के जीव कहाँ रहते हैं, नरक गति के जीव कहाँ रहते हैं, मनुष्य गति के जीव कहाँ रहते हैं। इस अपेक्षा से लोक के तीन भाग करे, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक। बोलो। लोक अखंड है, लोक के अंदर ऐसे विभाग है नहीं, लेकिन वहां जैसे जैसे जीव रहते हैं उस अपेक्षा से विभाग किया गया है। जैसे जैसे जीव रहते हैं वैसे वैसे विभाग वहां पर किया गया क्या है। ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वलोक वाले जीव रहते हैं, अधोलोक में अधोलोक वाले जीव रहते हैं, मध्यलोक में मध्यम जीव रहते हैं। ऐसा। तो मध्यलोक का विशेष स्वरूप क्या है कि मध्यलोक के अत्यंत बीच में 1 लाख योजन चौड़ाई वाला थाली के समान गोल जम्बू द्वीप है। सब सेंटर में बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बीच में 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। पहले तो मध्यलोक के बीच में जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के बीच में भी क्या है? सुमेरु पर्वत है, जिसकी 1,000 योजन जमीन के भीतर मूल है। मूल में जड़ है, नींव है, जो 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है, और जिसकी 40 योजन की चूलिका है यानी चोटी है। जम्बू द्वीप के बीच में पूर्व पश्चिम पूर्व की तरफ लंबायमान 6 कुलाचल पर्वत हैं, जिनमें जम्बू द्वीप के 7 खंड क्षेत्र या वर्ष हो जाते हैं। इन 7 खंडों के नाम भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र में गजदंत पर्वतों के बीच में सुमेरु पर्वत से उत्तर की तरफ उत्तर गुरु और दक्षिण की तरफ देवगुरु है। अभी नक्शा चलाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, तो उसमें क्लियर करूंगा, तो समझ में आ जाएगा आपको ये चीज़। जम्बू द्वीप के चारों तरफ वलय माने गोल आकार में खाई की तरह घेरे हुए 2 लाख योजन चौड़ाई वाला लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए
4 लाख यूनिट चौड़ाई वाला धात की खंड द्वीप है। धात की खंड इस धात की खंड में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मेरु पर्वत हैं। प्रत्येक मेरु संबंधी क्षेत्र, कुलाचल आदि की सब रचना जम्बू द्वीप के समान परंतु अधिक विस्तार वाली रचना है। धात की खंड को चारों तरफ से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोदधी समुद्र है और कालोदधी को घेरे हुए 16 लाख योजन विस्तार वाला पुष्करवर्त द्वीप है। पुष्करवर्त द्वीप के बीचों बीच वलय के आकार में, गोल आकार में आकार वाला चूड़ी के समान पृथ्वी पर 1022 योजन चौड़ाई वाला, कितनी चौड़ाई है उसकी? 1022 योजन चौड़ाई जो है उसकी। हम्म। बीच में 723 यूनिट चौड़ाई वाला और ऊपर 424 यूनिट चौड़ाई वाला और 1721 योजन ऊंचाई वाला तथा जमीन के भीतर जिसकी जड़ 403 योजन है, ऐसा मानुषोत्तर नामक पर्वत है जिसके पुष्करवड़ द्वीप के 2 खंड हो जाते हैं। पुष्करवड़ द्वीप के पहले अर्ध भाग में धात की खंड के समान परंतु अधिक विस्तार वाली संरचना है। अधिक विस्तार वाली। सब रचना है। बीच में जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन का, बराबर ना। और जो धात की खंड है वो 2 लाख योजन जितना है। इधर भी मोटाई 2 लाख योजन की है और इधर भी मोटाई उसकी कितनी है? 2 लाख दो योजन लाख की है। हाँ। एक, सॉरी, एक नहीं, दो, 4 लाख योजन, 4 लाख योजन का है एक। फिर वो समुद्र आएगा ना 2 लाख योजन का, फिर 4 लाख योजन आएंगे, फिर 8 लाख योजन का समुद्र आएगा, फिर पुष्कर द्वीप आएगा 16 लाख योजन का। ऐसे ऐसे उसकी विस्तार वाली रचना है जिसके पुष्करवण द्वीप के 2 खंड हो जाते हैं। पुष्करवण द्वीप के पहले अर्ध भाग में धात की खंड के समान परंतु अधिक विस्तार वाली संरचना है। ये लिखा ना अधिक विस्तार वाली, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। सेंटर कितना है? 1 लाख योजन का, बराबर है ना। जम्बूद्वीप कितना हम्म, है? 1 लाख योजन का। लवण समुद्र दो लाख हो गए। 2 लाख योजन का। 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर। और धात की खंड कितना है? 4 लाख योजन का। 4 लाख योजन इधर, 4 लाख योजन इधर। तो वो जो रचना है 1 लाख योजन की, और 4 लाख योजन में इधर है और 4 लाख योजन में इधर है। यानी 4 गुनी रचनाएं हैं। विस्तार वाली माने उससे बड़ी रचनाएं हैं। विस्तार वाली का मतलब ये है। 16 मतलब योजन जो हो गया। जो भी चीजें हैं वहाँ वहाँ 4 गुनी ज्यादा हैं एरिया वाइज यहाँ के मुकाबले। उसके बाद फिर कितना हो गया? 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर 8 और 16। और 16 लाख योजन का आधा कर दो तो कितना बचा? 8 लाख योजन। 8 लाख योजन। तो 8 लाख योजन बचा, तो जितनी रचना यहाँ की है वो जो धात की खंड था उससे दुगनी रचना है। यानी कि जम्बू द्वीप से 8 गुनी रचना है। किसकी? पुष्करार द्वीप की। है बराबर यही। वहां भरत क्षेत्र है, जैसा अपने यहाँ भरत क्षेत्र है तो वहाँ भी भरत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से 8 गुना बड़ा है। और धात की खंड में 4 गुना बड़ा है। और इतना ही एक इस तरफ है और इतना ही एक इस तरफ है। ये मध्यलोक की रचना है ना अपनी पूरी की पूरी। जो मध्यलोक है, पूरा मध्यलोक हाँ, उठा के इधर भी रखो और इधर भी रखो और बड़ा कर दो उसको, 4 गुना कर दो उसको। तो ये क्या हुआ? धात की खंड। और पुष्कर द्वीप में क्या हुआ? वो जम्बू द्वीप उठा के इतना इधर रखो और इधर रखो, और दोनों का विस्तार कितना हो गया? 8 गुना उन दोनों का। तो बढ़ करके पूरा घेर लेता है उसका 8 गुने के अंदर पूरे घेरे को। तो इस तरह 45 लाख योजन बैठता है फिर वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? करना कैलकुलेशन आप लोग अपनी। इस प्रकार जम्बूद्वीप, लवणोदधी समुद्र, धात की खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और पुष्करार द्वीप, इतने क्षेत्र को नरलोक या मनुष्यलोक कहते हैं। मुझे नरक लोक पढ़ने में आ रहा था, नरक लोक नहीं, नरलोक। एक ही शब्द का फर्क है, नर में नरक में। नरलोक, नरलोक का या मनुष्य लोक का उसे कहते हैं। पुष्करवण द्वीप से आगे परस्पर एक दूसरे को वलयाकार माने गोल रूप में घेरे हुए दूने दूने विस्तार वाले
मध्य लोक के अंत पर्यंत असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। एक राज्य में कितना चीज आती हैं, दुगुना दुगुना, एक पहले तो 1 लाख योजन समझ में आ जाए तब की बात है। और 1 लाख योजन के बाद 2 लाख, इतने इतने असंख्यात तक कितने जाएगा बताओ। और कितना विस्तार वाली रचनाएं सब हैं, ये तो एक राजू की है। और एक राजू के अलावा 343 घनराजू जो है, 343 घनराजू की कितनी बड़ी रचना होगी। ये तो सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में देखा और सहज रूप से बता दिया, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। छदमस्त के ज्ञान में कुछ आता नहीं है और सर्वज्ञ से कुछ छुपा नहीं है। सर्वज्ञ देव ने बड़ा उपकार करके भैया 3 लोग का नक्शा बताया कि 3 लोग में कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, लेकिन मूड मिथ्या दृष्टि इन बातों को समझता नहीं है और मानता भी नहीं है, और अपनी बुद्धि के अनुसार लगा रहता है ना। पुष्कर द्वीप से आगे परस्पर एक दूसरे हो गए ना, तो घेरे द्वीप समुद्र। 5 मेरु से संबंधित 5 भरत हो गए, 5 एरावत हो गए, देवकुरु हो गए, उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह। इस प्रकार सब मिलाकर 15 कर्म भूमियां हैं। अब 5 मेरु कितने हैं अपने पास, मेरु कितने हैं? 5 में 5। 5। एक मेरु सुमेरु का जम्बूद्वीप हो गया, है ना। अब फिर 2 मेरु आए, एक मेरु इधर आया, एक मेरु इधर आया। तो सुमेरु पर्वत को हमने उठा के यहाँ रखा था ना अभी, एक जम्बूद्वीप को उठा के यहाँ रखा था ना अभी हमने। तो जो जम्बू सुमेरु पर्वत संबंधी जम्बूद्वीप है, वही द्वीप इधर भी है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। बराबर है ना, बड़ा करा था ना ये अपन लोगों ने, समझा था इस तरह से। तो एक एक मेरु के संबंध में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं। समझाना पड़ेगा, क्या समझ में आ गया? साइड खोल लो मुझे जरा, एक मिनट। समझ में आना जरूरी है, बाकी तो। चार्ट खोलता हूँ उसके अंदर, कहाँ से आएगा देखता हूँ। व्हाइट बोर्ड का, अच्छा मेरे पास वो नहीं है ना इसका। तो व्हाइट बोर्ड नहीं खुल पा रहा। इसका व्हाइट बोर्ड खोल दो वीरांशु। क्या अंकल? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। सब लोग वही वीडियो ऑन कर लो। एक खाली बुआजी का वीडियो खुला हुआ है, बाकी सबकी वीडियो बंदी हुए पड़े हैं। सब लोग वीडियो ऑन करो अपने हैं। अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से सब लोग आ जाते हैं और वीडियो ऑन ही नहीं होती। सब लोग वीडियो ऑन करके बैठे, बहुत से लोग तो इतने स्ट्रिक्ट है क्लास के अंदर अपनी, कि यदि वीडियो ऑन ना हो तो पढ़ नहीं चल सकता। ये तो अपन लोग ज़्यादा बोलते नहीं इसलिए कुछ वो नहीं है कि, लेकिन सब लोगों को अपनी भैया वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए। नहीं कहते इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाओ, वीडियो ऑन रखनी चाहिए अपनी। ये है अपना ढाई द्वीप, समझ में आ गया? दिख रहा है सब लोगों को? नहीं, इधर बीच में सेंटर में नहीं है। है। सेंटर में नहीं आ रहा भैया, साइड से आ रहा है। मेरे पास तो सही आ रहा है बिल्कुल। देखो सेंटर में वीर, नहीं आ रहा। वीर ठीक करो इसको। सेंटर में नहीं आ रहा, साइड से ही आ रहा है। अभी करते हैं, एक मिनट को। अंकल जी वो आपके पास लैपटॉप है ना, तो लैंडस्केप में ले रहा है। हाँ आप एक बार अपने से मैं कर लेता हूँ। व्हाइट बोर्ड ऑन करके मेरे देखिए। पास आ गया, ठीक है, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको। चला गया ये। तो अब सही आ रहा है क्या? अभी आया नहीं। अब आ गया, आ गया। ये ढाई द्वीप है अपना, ठीक है जी। हाँ। यहाँ अपना जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के पीछे सुमेरु पर्वत है। हम्म, इसके चारों तरफ समुद्र है। इसके हम्म, चारों तरफ फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, और फिर द्वीप है। दीप है। बराबर है। एक मेरू यहाँ पर आया, एक मेरू यहाँ पर है, और एक मेरू यहाँ पर है। समुद्र के अंदर मेरू नहीं है, द्वीप के अंदर ही मेरू है। बराबर। हम्म, फिर एक मेरू इधर आया और एक मेरू इधर आया। दिख गए पांचों आपको मेरू? हाँ हाँ। बीच में ठीक द्वीप है। का नाम क्या है?
सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। ठीक है। फिर ये दूसरा समुद्र है, हम्म, इसका नाम धात की खंड। हम्म, फिर समुद्र, हम्म, और फिर पुष्करार्ध। हम्म, पुष्करार्ध बराबर है, समझ में आ गया ना? तो एक अच्छा मेरु भैया समुद्र। जी, ये जो हाँ जम्बूद्वीप पे एक मेरू है, और जो दूसरा जो द्वीप आता है उसमें दो मेरू हैं, इधर एक इधर। हाँ, ऐसे ही। अच्छा। इसका माप है 1 लाख योजन का, इसका 2 लाख योजन का, इसका 4 लाख हम्म, योजन का, इसका 8 लाख हम्म, योजन का, और इसका फिर 8 लाख योजन हम्म, का। 16 का आधा हो जाता है ना, 16 का आधा हाँ मतलब हाँ 8 लाख योजन का। हाँ, बराबर है। अब हम्म, ये जो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप दिख रहा है आपको बीच में, ये जम्बू हम्म, द्वीप सुमेरु पर्वत से संबंधित है। जम्बू द्वीप किससे संबंधित है? सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत। अब एक पर्वत इधर है, एक पर्वत इधर है, अब आ रहे हैं ना, दो दो तरफ पर्वत इधर आ रहे हैं, 2 पर्वत और आ हाँ रहे हैं। हाँ तो जैसा हाँ, सुमेरु पर्वत की रचना इस जम्बू द्वीप की रचना है, ऐसी जम्बू द्वीप की रचना यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऐसी जम्बू द्वीप की रचना यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ जम्बू द्वीप से 4 गुनी बड़ी है, 4 टाइम्स, 4x। और यहाँ 8 गुनी बड़ी है जम्बू द्वीप से, 8 टाइम। लेकिन जैसा जो रचनाएं जम्बू द्वीप संबंधी हैं, सेम रचनाएं बाकी जो पर्वत हैं उनके संबंधित भी हैं। हटा दो इसको, क्लियर हो गया? किसी को सब पूछना है कुछ इसके अंदर? किसी को पूछना है कुछ? हम्म, पहले को समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझोगे तो आपको ही पता लगेगा। नहीं, ये आपने पहले भी समझाया था ना, तो इजीली समझ में आ गया। हाँ, सुमेरु पर्वत है, फिर 2 मेरु, 2 हैं, फिर 2 मेरु उसके बाहर हैं। जो रचना सुमेरु की है, जम्बूद्वीप की है, वही रचना एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इसको टोटल को बोलते हैं 2.5 द्वीप, जिसका विस्तार है 45 लाख योजन। हम्म, 45 लाख 45 कैसे है? लाख योजन। योजन। इन्हीं को योजन। पंचमेरु कहते हैं ना, इन्हीं को ही। हाँ, इन्हीं को पंचमेरु कहते हैं। सुमेरु विद्युन्माली है ना, क्या नाम है सुमेरु? सुदर्शन माली, विद्युन माली, विजय माली। सुदर्शन, विजयाचल, मंदर, विद्युन्माली। हाँ, माली हाँ। लिख देता हूँ। हाँ, सुदर्शन, ये 2.5 द्वीप हो गया। अचल, विद्युन्माली, मंदर, विद्युन्माली, मंदर, विद्युन्माली, हम्म, एक और रह गया, विजय। विजय। विजय, विजय। ये 5 जैसे, और थोड़ा क्रम बन गया। सुदर्शन, विजय, अचल। मंदर, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, मंदर मेरु, विद्युन्माली, ऐसे है। 1 2 3 4 5। अभी जो सेंटर में जो रचना है इस जम्बू द्वीप की, बिल्कुल ऐसी ही रचना धात की खंड के अंदर दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। और ऐसी ही सेम रचना पुष्कर द्वीप के अंदर इधर भी है और इधर भी है। उसको बोलते हैं पूर्व में, और इधर बोलते हैं पश्चिम में। जैसे भरत पश्चिम। क्षेत्र अपने यहाँ है, ऐसे भरत क्षेत्र वहां भी है, लेकिन वहां पर 2 भरत क्षेत्र हैं। अपने यहाँ भरत क्षेत्र कितने हैं? एक। एक। इरावत क्षेत्र कितने हैं? एक। एक। लेकिन वहां पर दो दो हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में। ऐसे ही वहां पर 2 हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में। टोटल भरत कितने हो गए? टोटल भरत हो गई 5। पाँच। इरावत कितने हो पाँच। गए? इरावत पाँच। पाँच। 5। इस तरह से विस्तार है। तो 45 योजन, ये लाख योजन कैसे होता है वो? 1 लाख योजन का तो हो गया जम्बू द्वीप, ठीक है जी। 2 लाख योजन का एक, दो, तीन, इधर, 2 लाख योजन इधर। कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख। क्यों? 5 लाख। क्यों? हो हाँ, गया। 5 लाख। एक तो सेंटर का हो गया जम्बू द्वीप, हाँ हाँ 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो एरिया हाँ, कितना हाँ हो गया हाँ, इसका? 5 लाख। 5 लाख। फिर 4 इधर बढ़ाओ, 4 इधर बढ़ाओ, 5 13। कितना? 4 4 8 5 13। 13। फिर 8 बढ़ाओ, 8 इधर बढ़ाओ, कितना हो गया? 29। फिर 29 हो गए। 8 इधर बढ़ाओ, 8 इधर बढ़ाओ, कितना हो गया?
45। टोटल डायमीटर कितना हो गया इसका? टोटल टोटल डायमीटर इसका हो गया 45 लाख 45 योजन। लाख योजन। इतनी ही बड़ी सीधी शिला है, क्योंकि यहाँ कोने से भी मनुष्य मुख जा सकता है। जो कोना लास्ट का है ना, यहाँ से मनुष्य मुख जा सकता है, और बीच में है वहां से मुख जा सकता है। और मैं जी बताऊँ आपको, ये समुद्र है ना, यहाँ से मुख जा सकता है। तो समुद्र से कैसे मुख जा सकता है? क्वेश्चन उठता है ना, समुद्र से कैसे? क्योंकि ढाई द्वीप की जो सीधी शिला है 45 लाख योजन की, उसके अंदर ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर सिद्धि विराजमान ना हो। तो जो समुद्र का जो एरिया है उसके ऊपर भी सिद्धि विराजमान है अनंत, तो वहां पे भी क्या सिद्धि विराजमान है? गणित है उसका। अपने यहाँ एक गणित आया है, उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली आया ना, हाँ तो उपसर्ग उपसर्ग केवली क्या होते हैं कि किसी उनके पूर्व के भव के बैरी ने उठाया, वो उठा करके उपसर्ग करता उन्हें ऊपर ले गया, वो पटक दिया ऊपर से ले जा करके। ऊपर से पटका, नीचे जाने से पहले केवल ज्ञान भी हो गया और सिद्धि भी बन गए। इतनी देर में ए आ ई उ ले वाली घटना भी घट गई, और केवल ज्ञान भी हो गया इतनी देर के अंदर। वो उनके वो जो समुद्घात होता है वो भी हो गया, और मोक्ष भी चले गए। और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे अनंत केस है। कितने केस हैं ऐसे? अनंत। हाँ, इसलिए लवण समुद्र में बैठ के समय दर्शन वो नहीं हुआ मोक्ष, लवण समुद्र के छूने से पहले उन्हें मोक्ष हो गया, ऐसा। और अपने यहाँ का कण कण, जहाँ भी हम बैठे हैं ढाई द्वीप के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर बता रहा हूँ, ढाई द्वीप के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से अनंतानंद जी सिद्ध नहीं हुए हों। अनंतानंद जीवों को जहाँ हम बैठे ना, आप बैठे हैं यहाँ से अनंतानंद जी सिद्ध बन चुके हैं। ये सिद्ध भूमि है, ढाई द्वीप जो है वो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध भूमि है। ये महान पुण्य के प्रताप से जीवों को प्राप्त होती है ढाई द्वीप के अंदर जन्म लेना, क्योंकि ढाई द्वीप का ही मनुष्य मोक्ष जा सकता है। इसके अलावा ढाई द्वीप से बाहर मोक्ष जाने की योग्यता बाकी जीवों की नहीं है। नहीं। हटा दो इसको, देख लिया सब लोगों ने, आप लोगों ने रचना समझते हुए आ रहे हैं ना। अपन लोग आते हैं वापस वही अपनी विषय पर ही। हम्म क्या है, भूल जाते हैं धर्म की बात है ना, तो इसलिए बार बार रिपीट करते हैं उसको, जिससे याद रहे, विस्मृत ना हो। बार 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 याद कराते हैं। सुबह शाम में टाइम भी वैसे ही कम है, तो उस कम टाइम के अंदर भी चलो सोचते हैं कि उसको याद कराओ बार बार भैया, जिससे याद रहे वो चीज़। पांच मेरु से संबंधित पांच भरत, अब क्लियर है? हाँ। पांच एरावत, और देव करो उत्तर करो छोड़ दो पांच विधेय। पांच भरत, पांच एरावत, पांच विधेय, इस प्रकार सब मिलाकर 15 कर्म भूमियां हैं। 15 क्या है ये? 15 क्रम क्रम भूमि। भूमि। हाँ, पांच हेमवत और पांच हिरण्यवत। आपने पहले पढ़ा था ना, भी कहाँ आया था, ऊपर आया था ना इसके अंदर अभी, कि कितने क्षेत्र कौन से हैं। वो जो 6 पर्वत हुए थे, 6 पर्वतों में 7 क्षेत्र बनाए थे, अभी पढ़ी थी ना आपने। हाँ पर्वत कितने थे? 6। और क्षेत्र कितने बने थे? चलो 7 ही है। पहला हाँ नीचे से शुरू होगा, पहला भरत, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विधेय, पांचवा रैम्यक, छठा हिरण्यवत, और सातवां इरावत। करावत। तो पांच भरत के, पांच इरावत के, पांच विधेय के, 15 कर्म भूमिया तो ये होगी। अब कौन कौन से रहेगी? हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, 4 क्षेत्र रहेंगे। अब 4 क्षेत्र के बारे में बता रहे थे, वो इसके बारे में क्या बताते हैं, या तो वो भाग जाएगा, रुक जाएगा। हाँ, पांच हेमवत, पांच हिरण्यवत, इन 10 क्षेत्रों में जघन्य भोग भूमियां हैं। भोग भूमि जिसे कहते हैं ना अपन लोग, भोग भूमि, भोग भूमि, ये जो 10 क्षेत्र हैं, पांच हेमवत के, पांच हिरण्यवत के, इन 10 क्षेत्रों में जघन्य भोग भूमियां हैं। अब 2 क्षेत्र कौन से रह गए? हरि और हरि रम्य। और रम्या। रम्या। हाँ, ये जो 10 क्षेत्र हैं, इनमें मध्यम भोग भूमियां हैं। और जो विदेश पढ़ा था ना, विदेश क्षेत्र पढ़ा था हमने, विदेह के 3 भाग, देवगुरु, उत्तर गुरु और विदेह। कितने भाग दिए उसके विदेश क्षेत्र के? तीन। तो जो 5 देवगुरु, 5 उत्तर गुरु, 5 विधेय, 5 विधेय कर्म भूमि हैं, और 5 देवगुरु उत्तर गुरु जो हैं ये उत्तम भोग भूमियां हैं। दोबारा बताऊं, समझ में आ गया? एक बार फिर बता दो भैया। हाँ, अच्छा है, पूछना चाहिए। मैं बल्कि वीडियो चलानी थी मेरे को आज, बल्कि मैं वीडियो शायद चलाना ना चला पाऊँ, कि उस समय भी हो जाएगा।
क्योंकि अब वो वीडियो चलाता हूँ ना तो उसमें कल कॉपीराइट इशू आ गया, क्योंकि किसी और की वीडियो आप हम चला रहे हैं ना और अपने यूट्यूब पे गे रहे हैं, तो उससे कॉपीराइट इशू आ जाता है उससे। तो वो दूसरा कहता है कि भाई तुम मेरी वीडियो नहीं घेर सकते अपने चैनल के ऊपर। तो उससे कॉपीराइट इशू आया हुआ है, तो उसमें चोरी का पाप भी है देखो। किसी की वीडियो बनाई किसी ने और हम अपने चैनल पे गिर कर उस चलाएं उसको, तो उसमें पाप भी आता है चोरी का। तो जब मैं वीडियो चलाऊंगा तो ऑफ करके चलाऊंगा रिकॉर्डिंग। तो आप लोग खुद ही ध्यान से सुन लेना, लिंक भेज दूंगा उसका, आप लिंक से पढ़ लेना, सुन लेना उसको। ठीक है। हाँ, लिंक डाल देना भैया जी, हाँ, लिंक लेकिन भेज लिंक अपनी भेज रिकॉर्डिंग देना। में मैं नहीं दूंगा उसका फिर, है ना, ऐसा। क्योंकि कल देना। एक भेजी थी ना आपने, मध्य की चर्चा कर रहे थे अपन लोग, हाँ तो हाँ हाँ। उस पे इशू आ गया वो कॉपीराइट का, तो मुझे फिर लगा भी गलत हो गया काम तो ये। चलो जो भी है। आप लिंक भेज देना। हाँ, देखो क्या है कि 7 क्षेत्र हैं। भरत, हम्म, इरावत, ठीक है, 2 क्षेत्र सबके याद हैं। और विधेय, 3 क्षेत्र सबके याद हैं। हम्म, हाँ 4 क्षेत्र कौन से हैं? हेमवत, हिरण्यवत, हरि और रम्यक। ये 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप के भी हैं। 7 क्षेत्र धात की खंड के भी इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। और 7 ही खंड पुष्कर द्वीप के इधर भी हैं और इधर भी हैं। समझ में आ गया? हम्म, तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 7 के 5 कर दो, 35 हो गए। टोटल क्षेत्र कितने हो गए? 35। 35। लेकिन इसमें जो विधेय क्षेत्र है उसके 3 भाग हैं। एक विधेय, एक उत्तर कुरु और एक देव कुरु। तो टोटल भी कितने बढ़ गए? कितना करते हैं अपन लोगों ने अभी? 7 पंजे 35 और 10 और बढ़ गए इसके 35। अंदर। तो कितने हो गए? 45 भूमिया होगी। 45। भूमिया कितनी होगी? 45। 45 भूमियों में अगर मैं विभाग करूं, कितनी तो कर्म भूमि है, कितनी भोग भूमि है? तो इसमें 15 तो हैं कर्म भूमि और बाकी है भोग भूमि। कितनी बच गई? 30 बच गई ना। हम्म, हाँ। तो 30 बच गई, उनमें 10 तो हैं उत्तम भोग भूमि, जहाँ उत्तम जीव निवास करते हैं। 10 हैं मध्यम भोग भूमि और 10 हैं जघन्य भोग भूमि। अच्छा। लिख लिया करो भैया, अब ये बढ़िया एकदम चर्चा आ जाती है ना कभी कोई विषय के, तो हमेशा नहीं आती चर्चाएं। स्वाध्याय लो जब चर्चा आती हैं। ठीक है। जीव कहाँ पाए जाते हैं हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब देखो किसे क्या लिख रहे हैं नीचे। जहां पर असी, मर्षि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, है ना, इन 6 कर्मों की प्रवृत्ति होती है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि माने जहाँ मनुष्य को कर्म करके खाना पड़े, मेहनत करके खानी पड़े, बिना करे ना मिले, उसे बोलते हैं कर्म भूमि। और जहाँ बिना करे कराए मिल जाए उसे कहते हैं भोग भूमि। कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष से मांग लो तो दे देते हैं, और वहाँ कुछ करना पड़ता नहीं है। भूख कम लगती है, शरीर बड़े होते हैं, पुण्य को तो ज़्यादा रहता है, कषाय कम होती है, आनंद से रहते हैं। उसको बोलते हैं भोग भूमि, नाम ही भोग भूमि है। भोग करो भैया तो। और जहाँ 6 काम होते हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इन 6 कर्मों के द्वारा जीव अपनी आजीविका पालते हों, अपना पेट पालते हों, उसको बोलते हैं षटकर्म। क्या बोलते हैं उसको? सत्तम। हाँ। ये अब 80 और जब 80 में क्या होता है? असी मसी में पढ़ा तो था मैंने अभी, असी अस्सी मसी। अस्सी माने ना क्या कहते हैं? वो अस्सी माने अपनी रक्षा करना। और मसी मैंने। क्या नाम है? और मसी माने हथियार चलाना सीखना है ऐसा। कृषि हाँ, माने वो ये है। और विद्या वाणिज्य माने ये अपना व्यापार, और शिल्पकार में शिल्प, ये अपना वाणिज्य माने व्यापार है ऐसे। लगता है ऐसे ही अस्सी होगा। माने, हाँ यही है भैया। असी मैंने अस्सी शस्त्र। माने, हाँ, और मसी माने अपनी रक्षा करना है सारा। हाँ, चलो बाकी मैं हम्म। डिटेल्स की भेज दूंगा, उसे पढ़ लेना आप। सही पढ़ाने वैसे अच्छी बात है, पता होना चाहिए हमें लोगों को इतना। जहाँ इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है वो भूमि, लड़ाई झगड़ा नहीं है, हथियार नहीं है, मार धाड़ नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ प्रवृत्ति नहीं होती। मनुष्य क्षेत्र के बाहर के समस्त द्वीपों में जितनी जगह मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य क्षेत्र माने 2.5 द्वीप। तो भाई जी। मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीप है ना। मनुष्य हम्म। क्षेत्र के बाहर जो संख्यात द्वीप हैं उनमें जगन्य भोग भूमि के समान रचना है। उन समय कौन सी रचना है? जगन्य वो भूमि। हाँ, ये तो भगवान ने बता दिया, साढ़े 3 लोग का नक्शा क्या है भैया। नहीं तो हम लोग कहाँ छदमस्त बैठ के समझते हैं कि कहाँ कहाँ हैं सब चीज़ें हैं।
किंतु जो अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तर के आधा, उत्तर आर्ध माने होता है उत्तर का आधा, और समस्त स्वयंभू रमण समुद्र में और चारों कोनों की पृथ्वियों में कर्म भूमि के समान रचना है। सारे असंख्यात द्वीपों के अंदर भूभूमि है, जगन्य भूभूमि। लेकिन किसे छोड़ दो, स्वयंभू रमूण समुद्र का आधा, वहां भी एक पर्वत है ऐसे ही। जैसे पर्वत या मानुषित पर्वत है ना, मानुषित पर्वत कहते हैं, वहां भी पर्वत है, वहां पर भी एक। कहाँ पर? स्वयंभू रमण द्वीप के अंदर, उसके आधे में। तो समस्त स्वयंभू रमण समुद्र में, वहां भी कर्म भूमि है, और चारों कोनों की पृथ्वियों में कर्म भूमि के समान ही रचना है, वहां भी ऐसी प्रवृत्ति जीवों की होती है। लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र। कालोदधि समुद्र कौन सा हुआ? कौन सा नंबर समुद्र है? तीसरे घाटगी के बाद आता है, खंड के बाद। दूसरे नंबर समुद्र हो गया ना, लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, हाँ। दूसरा समुद्र दूसरे नंबर हो हम्म, गया। इन समुद्रों के अंदर 96 अंतरद्वीप हैं। इनके अंदर भी द्वीपों की रचना है। जैसे अपना अंडमान निकोबार द्वीप है ना समुद्र के अंदर, तो इनके हाँ। अंदर भी द्वीप है। इसके अंदर जी द्वीप कितने हैं? 96 अंतरद्वीप हैं। इसी प्रकार विदेश क्षेत्रों की 160 कर्म भूमियों के मध्य 56 अंतरद्वीप हैं। इन सर्व अंतरद्वीपों में कुभोग भूमि की रचना है। वहां कुमनुष्य ही रहते हैं। उनमें मनुष्यों की नाना प्रकार की कुत्सित आकृतियां हैं। किसी का कान बड़ा, किसी का नाक बड़ा, किसी के पैर बड़े, ऐसे ऐसे मनुष्य वहां पर पाए जाते हैं। नहीं से भैया, ऐसे रहते हैं, जैसे घोड़े का मुंह रहता है, मछली का मुंह रहता है, हाँ, ऐसे ये चुपके दो रहते हैं, ऐसे ऐसे हाँ, रचना रहती है। ये जो अन्य मत जो बनाते हैं ना शक्लें की अपने देवी देवताओं की, हाँ ये हाँ सब हाँ यही शक्लें हाँ। हैं। हाँ, ये ऐसे ही रहते हैं, मैंने देखा है उनकी, मतलब फोटो देखी है। हाँ, सही है, वो ऐसे ही है। मैं चाह रहा पूरा कर दूंगा इसको, फिर कल अपन लोग रिवीजन करके फिर एग्जाम कर लेंगे इसका। हम्म। जिनागम के मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में से जम्बू द्वीप से प्रारंभ करो और 16 तक ले आओ। तो 16 के नाम इस प्रकार हैं: जम्बू द्वीप लवण समुद्र, दात की खड्ड कालोद्वीप समुद्र, पुष्करवड़ द्वीप पुष्करवड़ समुद्र, वारुणी द्वीप वारुणीवड़ समुद्र, क्षीरवड़ द्वीप क्षीरवड़ समुद्र, घृतवर द्वीप घृतवर समुद्र, ईश्वकर द्वीप ईश्वर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप नंदीश्वर समुद्र, अरुणवर द्वीप अरुणवर समुद्र, अरुणाभास द्वीप अरुणाभास समुद्र, कुंडलवर द्वीप कुंडलवर समुद्र, शंखवर द्वीप शंखवर समुद्र, रुचकवर द्वीप रुचकवर समुद्र, भुजंगवर द्वीप भुजंगवर समुद्र, कुशवर द्वीप कुशवर समुद्र, क्रोचवर द्वीप क्रोचवर समुद्र। जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है, लेकिन दो छोड़ दो बीच के। दो छोड़ छोड़ दो, कि जम्बू द्वीप का जो समुद्र है ना, उसका नाम जम्बू समुद्र नहीं है। जो धात की खंड है, उसके समुद्र का नाम धात की खंड नहीं है। दो छोड़ दी ना आप लोगों ने बीच में। हम्म। हाँ, ऐसा। इस प्रकार अंतिम के जो 16 हैं, लास्ट से शुरू करो, तो लास्ट में स्वयंभू रमूण समुद्र। सबसे लास्ट में क्या है? घेरे हुए द्वीप है कि समुद्र? हाँ, समुद्र। सबसे हाँ, लास्ट में समुद्र। सबसे लास्ट में समुद्र है। मध्य लोक का आधा तो समुद्र ने घेरा हुआ है, पता है आपको? एक राज्य का मध्य लोक है ना, वो दुगना हम्म। दुगना 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 है। तो लास्ट का जो द्वीप है, उसने आधा मध्य लोक हम्म। घेर रखा अकेले ने। दुगने दुगने है ना, इसलिए। इस प्रकार अंतिम स्वयंभू रमूण समुद्र से प्रारंभ होकर 16 समुद्र द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: स्वयंभू रमूण समुद्र स्वयंभू रमूण द्वीप, अहीन्द्र अहीन्द्रवर समुद्र अहीन्द्रवर द्वीप, देववर समुद्र देववर द्वीप, यक्षवर समुद्र यक्षवर द्वीप, भूतवर समुद्र भूतवर द्वीप, नागवर समुद्र नागवर द्वीप, वैडूर्य समुद्र वैडूर्य द्वीप, वज्रवर समुद्र वज्रवर द्वीप, कांचन समुद्र कांचन द्वीप, रूपेवर समुद्र रूपेवर द्वीप, हिंगुल समुद्र हिंगुल द्वीप, अंजनवर समुद्र अंजनवर द्वीप, श्याम समुद्र श्याम द्वीप, सिंदूर समुद्र सिंदूर सी द्वीप, हरित समुद्र हरितास द्वीप, और मनशील समुद्र मनशील द्वीप। हरिवंश पुराण त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में कुछ समुद्रों के रसों का भी वर्णन किया गया है।
उक्त द्वीप समुद्रों की अनेक विशेषताओं का वर्णन भी वहां से जान लेना चाहिए। इन द्वीप समुद्रों की विशेषताएं हैं, घृतवर द्वीप में घी के समान है, क्षीरवर समुद्र में दूध के समान। इस तरह की विशेषताएं हैं कुछ ना कुछ समुद्रों की, कैसे कैसे पाए जाते हैं, कैसे रंग हैं, क्या है। तो विस्तार जानना हो इन द्वीप समुद्रों का, तो वो सब त्रिलोकसार आदि ग्रंथ अपने पास हैं। उन त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में त्रिलोक प्रणति है, त्रिलोकसार है, ये ग्रंथ है ना अपने पास। तो उनमें से जान सकते हैं अपन लोग इस सब चीज़ों को। और ये सब पूरे हम्म, मध्य लोक का विलक्षण वहां से मिल सकता है। जो पहले 16 है दूसरे 16 है, तो मतलब पहले पहले से होते हुए 16 और लास्ट वाले पीछे से 16 है। हाँ, लास्ट वाले लास्ट से स्टार्ट कर दिए उन्होंने, और बीच वाले फर्स्ट से स्टार्ट कर दिए उन्होंने। उसके बीच में कितने असंख्यात हैं, उनके नाम नहीं बताए जा सकते क्योंकि असंख्यात हैं। वो अपन लोग नहीं बता सकते, लेकिन केवल ज्ञान में सबके नाम आते हैं। पर नाम जो हैं किसने रखे, नाम ही है। क्योंकि नाम क्यों रखे, कि नाम अनादि निधन है। ये आज से नहीं है। अनंत अनादि काल पहले तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने भी ये नाम बताए थे। और अनंत काल बाद तीर्थंकर होंगे, वे भी ये नाम बताएंगे इन समुद्रों के। और इस समुद्र के नाम ऐसे ही हैं जैसे उनके नाम आदि हैं। तो जितने भी द्वीप हैं जो वहाँ पे मतलब जीवन है। हाँ, जीवन है वहाँ पर, बताते हैं सब जगह जीव रहते हैं, कैसी भूमि है वहाँ पर बताया ना तब। बहुभूमि है, मध्यम बहुभूमि है, कैसे जीव रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सब बताया ना इसके अंदर। भैया ये पंचम काल में बहुभूमि नहीं होगी? पंचम काल में तो कहाँ पर, अपने यहाँ। नहीं, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर देव गुरु है, इसमें ये बहुभूमि लिखी है ना, वहाँ राम में वहाँ तो रह रहे हो। सर्वत्र एक सा रहता है, केवल जो क्षेत्र अच्छा। जो काल परिवर्तन होता है, जो अपन काल परिवर्तन हाँ की जो बात करते हैं ना, वो हाँ। किसी विशेष क्षेत्रों में होता है। सब जगह नहीं होता मेरे अच्छा। ख्याल से, जहाँ तक है भरत एरावत क्षेत्र के अंदर ही होता है। बाकी मैं देख के अच्छा, बताऊंगा आपको। जो काल तो यहाँ परिवर्तन घटना है चतुर्काल ना, ही बाकी रहता जगह है? नहीं है। यहाँ चतुर्काल ही रहता है? नहीं नहीं, विदेश क्षेत्र में चतुर्काली रहता है। बाकी सब जगह अच्छा। जैसे जैसी जी व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था उसकी है, वो चेंज नहीं होती। चेंज केवल यहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, भरत और एरावत क्षेत्र की। ये जो काल परिवर्तन है, 6 काल का परिवर्तन, कल्प काल, 6 काल, पहला दूसरा सुकमा सुकमा दुकमा, ये इस हम्म। प्रकार की व्यवस्था है। ये भरत राज क्षेत्र के अंदर ही है। जैसे यहाँ कोई जीव जैसे यहाँ कोई जीव का जन्म ले लिया, हरि और रम्यक में, जगन भूमि हाँ, में, मध्यम भूमि में, तो अगर यहाँ काल परिवर्तन नहीं तो फिर उसकी वो जीव जो वहां से निकलेगा कैसे? क्या, दोबारा बताओ। जैसे यहाँ भोग भूमि में या जगन भूमि में किसी जीव ने जन्म ले लिया, ठीक है, हाँ अगर वहाँ काल परिवर्तन नहीं तो जीव की आयु पूरी कैसे होगी, तो कैसे निकलेगा वहां से, ये हाँ, पूछ रही हूँ। उसकी जो गणना होती है, वो जो अपना क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के हिसाब हाँ। से उसकी गणना होती है। अच्छा। जो अपन के दिन ठीक। रात्रि के भेद हैं, जैसे काल अपना चलता है, उस काल के हिसाब से उसकी आयु चलती है। अच्छा अच्छा। इसलिए निकल जाता है वहां से वो। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे ना नहीं तो मुझे बोल रहे थे, स्वर्ग के अंदर दिन ये तो रात्रि का भेद नहीं है। ऐसे वो स्वर्ग, भूमि में भूमि बना ही रहेगा, अगर परिवर्तन नहीं है इसमें तो हाँ, ऐसे। लेकिन वो क्षय होता है उसका, उसका काल घटना अपने यहाँ से काउंटिंग होती है उसकी। अच्छा इस अच्छा। पूरे लोक के अंदर जितना भी काल की चक्र चलता है, वो काल चक्र की हाँ। गणना अपने यहाँ से होती है, सुमेरु पर्वत से। जो सुमेरु पर्वत के चारों चक्कर काटते हैं ना सूर्य चंद्रमा, ये सारी गणना वहां हाँ से हाँ। होती है। ठीक। लेकिन वहां पर दिन रात्रि के भेद तो हालांकि विदेश क्षेत्र में होते हैं, ये काल का घटना नहीं होता। काल काल वो वहाँ वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर काल बदलता अच्छा। है, काल काल बदलता है मैंने, मनुष्य तरह तरह के होते हैं, जीवन तरह तरह का होता है, हाँ, चेंज होता रहता है। तो इससे घटनाएं यहाँ पर घटती रहती हैं। ये यहाँ पर चलता है। काल में तो ये पंचम काल चतुर्काल ही होता रहता है अपने इधर, वहां नहीं होता, बेस क्षेत्र में नहीं होता। हाँ, वहाँ वो एक ही रहता है, वहाँ चौथा काल तो चौथा काल रहेगा वहाँ पर, ऐसा है। ठीक। वहाँ सुखमा दुखमा सुखमा है ना, दुखमा सुखमा चलता रहेगा। अच्छा। बरैया जी ने जैन जागृति नामक एक विस्तृत लेख लिखा है। बरैया जी, गोपाल दास जी बरैया है ना, उन्होंने लिखा है, जिसमें 3 लोक का वर्णन किया गया है। आप 3 लोक का वर्णन पढ़ना चाहें तो वहां से अपन लोग पढ़ सकते हैं। बराबर है, अब समय हो गया। कल अपन लोग ये धन्य मुनि दशा का लिखा है कुछ इन्होंने, गोपाल दास जी का, वो पढ़ लेंगे। और दूसरा जो थोड़ा मध्य लोक का नक्शा वगैरह है, उसकी वीडियो है, मैंने लिंक शेयर कर दूंगा आपको, वहां से वो पढ़ सकते हैं। ये वो कल भैया जी एक बार रिपीट कर देना, फिर दिमाग पूरा बैठ जाएगा ये। हाँ, कल वो वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जब वीडियो चलेगी ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ। और वीडियो का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो वीडियो को आप। ठीक। और फिर ठीक। रिवीजन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम कर हम्म। लेंगे एक दिन के अंदर, फिर ये चैप्टर अपना पूरा। उसके बाद अपन की हम्म। दूसरी चीज चर्चा चलेगी, अधिगम के उपाय।
देखते हैं 29 में ले लेना भैया पेपर। कब लेना 29 तक ले लेना, 29 तक। आज 22 हो गई ना। 22 23 26 में ले ले, संडे पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, 6 में ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दे दूंगी। 26 का एग्जाम है भाई, है ना, तैयारी कर लो अपनी अपनी सब लोग। 26 तारीख का एग्जाम, बराबर है। ठीक। ये भैया 3 जने रह गए पेपर देने में, 3 जने 4 जने तो बढ़ाओ भाई संख्या अपने पेपर देने वालों की, है ना। तो आलकस मत करो इस चीज़ के अंदर, अपने लिए ही हैं सब चीज़ें हैं। चलो, निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार, उसके इसके लिए लिए जिन वाणी माँ को वंदना। नमो नमोकार। जय बोलो दक्षिणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय, सभी सभी को को जय। जय जय। सभी को जय।